गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। धनतेरस का दिन है और क्या धनतेरस के दिन जब दिवाली की सेलिब्रेशंस की शुरुआत हो जाती है, क्या उस दिन भी बाजार में जो खरीदारी का रुझान हमने सोमवार के सेशन में देखा, क्या वो जारी रहेगा? इसी सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये जो त्योहारों का सीज़न शुरू हुआ है, ये आपके पोर्टफोलियो के लिए भी, आपके मुनाफे के लिए भी बेहद शानदार रहने वाला है और ये पूरा हफ्ता ही इनफैक्ट आपके पोर्टफोलियो में दमदार चमक देखने को मिलेगी, जैसा हमने सोमवार के दिन भी देखा था। तो इस हफ्ते में, जो कि दिवाली का हफ्ता है, इसमें क्या आपके पोर्टफोलियो में और बाजार में चमक बनी रहेगी? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट नितिलेश पावस्कर जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको भी धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। जी, आपको भी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके सभी व्यूअर्स को और अभी आपके जो भी स्टाफ है, जो भी आपके कलीग्स है, उन सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। और यही उम्मीद करते हैं कि बाजार के लिए भी ये हफ्ता बेहद चमकदार रहेगा, खुशियों वाला रहेगा। जैसे दिए जलाए जाते हैं दीपावली के पर्व पर, तो वैसा ही कुछ रुझान मार्केट्स में भी देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहले देखते हैं कि कल का बाजार कैसा था, यानी कि इस हफ्ते की जो शुरुआत हुई है, जो फेस्टिव हफ्ते की शुरुआत है, वो कैसी देखने को मिली थी और क्या जो दमदार शुरुआत हुई है इस हफ्ते भी जारी रहने वाली है, आज भी जारी रहने वाली है? इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले कल का बाजार देखते हैं। तो कल हमने देखा त्योहारी हफ्ते की शुरुआत मजबूती के साथ देखने को मिली। 5 दिन की जो गिरावट थी, 5 दिन के लगातार जो बाजार में कमजोरी आ रही थी, उस पर कल विराम लगता हुआ दिखा है। बाजार की जो गिरावट है वो थमती हुई दिखी है और बाजार फाइनली हरे निशान के साथ जाके बंद हुआ। हालांकि हाई लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या फिर हल्का होकर बाजार बंद होता हुआ दिखा, लेकिन अच्छी बात यह थी कि त्योहारों की जो शुरुआत हुई, त्योहारी हफ्ते की जो शुरुआत हुई है, वो इनफैक्ट हरे निशान के साथ देखने को मिली है। कल निफ्टी आप देखिए 150 अंकों से ज़्यादा चढ़कर सेंसेक्स 600 अंकों से ज़्यादा की मजबूती लेकर, और बैंक निफ्टी भी करीब करीब 450 अंकों की मजबूती के साथ ही बंद होता हुआ नजर आया। इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में 24,134 का लो टच किया था और वहां से तो अगर आप देखेंगे 200 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी के साथ हमने देखा निफ्टी में क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। 80,536 ये आंकड़ा दिन के दौरान सेंसेक्स ने पार कर लिया था और उसके बाद अगर आप देखेंगे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो 80,000 के ऊपर जाकर क्लोजिंग फिर से सेंसेक्स में बनती हुई दिखी है। और एक दिन के बाद फिर से बैंक निफ्टी में भी दोबारा वो जो 51,000 से 52,000 की रेंज की बात हम पिछले हफ्ते लगातार कर रहे थे, वो 51,000 का जो लेवल है उसके ऊपर बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग है वो फिर से बनती हुई दिखी है। तो एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि बाजार में थोड़ी थोड़ी कोशिश हो रही है रिकवरी की, निचले स्तरों से सपोर्ट लेने की, और त्योहारी सीजन उसमें कहीं ना कहीं बाजार की सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो सर, ये जो 24,500 का लेवल है ये कल नहीं पार हो पाया है, तो क्या ये बाजार के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है? और कल ये जो तेजी की शुरुआत हुई है या फिर रिकवरी की शुरुआत हुई है, क्या ये एक डेड कैट बाउंस है या फिर ये लंबी चल सकती है? कैसे देख रहे हैं आप इस रिकवरी को? तो देखो, कल के सेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जैक्टली हम लोगों ने 24,200 के आसपास निफ्टी को पकड़ा था और वहां से 200 सवा 200 पॉइंट का मोमेंटम भी कैच किया था। देखो, ये वाला जो मोमेंटम है, मेरे हिसाब से मार्केट ने 24,000 से लेके 24,200 ये लेवल के आसपास बेस बनाया है। अगर जब तक बाजार 24,200 ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो मेरे हिसाब से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि दिल खुल के क्वांटिटी के साथ, कम लिवरेज के साथ पोजीशंस बनाए। आज के सेशन में कुछ थोड़ा सा डीप अगर हमें देखने को मिलता है तो 24,200 आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। फिर ऊपर में 24,500, 24,550 ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जो ये सबके मन में अभी एक सवाल है कि बाजार में ये जो बाउंस है वो डेड कैट बाउंस है या फिर एक्चुअल यहाँ से एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से ये अगर डेड कैट बाउंस आएगा तो 24,550, 24,500 ये लेवल से फिर से एक बार के लिए सेलिंग आना चाहिए। लेकिन इस बार अगर 24,500 के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन रहते हैं तो ये रैली थोड़ा सा और क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। फेस्टिव सीजन है मेरे हिसाब से, और यहाँ पे हम लोग 1.5% के आसपास एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो 24,200 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक बाइंग की पोजीशन आप क्या कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। 24,500, 24,550 ये लेवल के ऊपर फिर से एक तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो आप कह रहे हैं कि नीचे की तरफ 24,200 और ऊपर में 24,550, यही मेक और ब्रेक लेवल्स हैं दोनों की तरफ?
जी, दोनों की तरफ यही मेक और ब्रेक लेवल है। 24,200 के नीचे वीकनेस हमें देखने को मिलेगी। 24,550, 24,500 ये लेवल के ऊपर और शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम भी हमें वहां से देखने को मिल सकता है। शॉर्ट वहां पे ट्रैप हो सकते हैं। बैंक निफ्टी बहुत कंफ्यूज कर रहा है सर। एक समय 51,000 से 52,000 का दायरा था, वो दायरा नीचे की ओर टूटता हुआ दिखा। अब हम फिर से 51,000 के ऊपर बंद होते हुए दिखे हैं। कुछ प्राइवेट बैंक जिनके नंबर अच्छे आए थे वो कल के सेशन में गिरते हुए दिखे हैं, और अब पीएसयू बैंक्स लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसमें कैनरा, बॉब, पीएनबी, इनमें नंबर्स का इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट कैनरा बैंक के तो नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ दे तो बाकी एक्सिस, कोटक, फेडरल, एचडीएफसी, ये सब हमने देखा कि कल के सेशन में गिर के ही बंद होते हुए नजर आए हैं। तो इन दिग्गजों का जिनका बैंक निफ्टी में वेटेज ज़्यादा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, या 51,000 के ऊपर की जो क्लोजिंग हाई है उसको रिजॉइस करें? देखो, मेरे हिसाब से बाजार में अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे में आज का कल का जो एक गैप है 50,900 से लेके 51,000, ये लेवल के आसपास अगर बाजार मिलता है तो वहां पे बाइंग करके चलना चाहिए। 50,800 आपका स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर के साइड में अगर बाजार ने 51,500 ये लेवल को ब्रेकआउट कर दिया तो वहां से फिर से एक, मेरे हिसाब से 1 से लेके 1.5% का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो अभी पार्टिसिपेशन बाजार में प्राइवेट बैंकों का हमें नहीं देखने को मिल रहा है। कोटक बैंक थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अगर हम लोग इंडसइंड बैंक को भी देखेंगे तो भी वो नीचे आ रहा है। एक्सिस भी आज थोड़ा सा नीचे था, 1-1.5% के आसपास। अगर ये कल चलना चालू कर देते हैं तो यहाँ से बाजार को एक सपोर्ट मिल सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंक मेरे हिसाब से आने वाले समय में अच्छा कर सकते हैं। आज एक अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो, पीएनबी में भी हल्का खरीदी हमें देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से यहाँ से बैंक निफ्टी को एक मोमेंटम पिकअप होना चाहिए। लेकिन 50,800 ये लेवल ब्रेक होने के बाद कोई भी कुछ भी कहे, एक बार के लिए बाजार से अपने लॉन्ग्स को अवॉइड करें। फिर दिवाली के बाद देखेंगे कि बाजार कहाँ पे रुकता है। लेकिन 51,500 और 24,500 ये नोट करें। यहाँ से मार्केट में फिर से एक फ्रेश बाइंग हमें देखने को मिल सकते हैं शॉर्ट कवरिंग की वजह से। 24,500 निफ्टी के लिए, 51,500 बैंक निफ्टी के लिए, ये लेवल्स पार हो जाते हैं तो फिर बाजार में जो तेजी है वो थोड़ी और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जो बाउंस बैक शुरू हुआ है थोड़ा लंबा चलता हुआ नजर आ सकता है। तो इन दोनों लेवल्स को आप बहुत कीनली ध्यान में रख के चलिए। सेक्टोरल रुझान देखें तो कल के सेशन में हमने देखा सर, सीपीएसई इंडेक्स छोड़ दें अगर आप एनएसई का, तो बाकी सभी इंडेक्स अगर आप देखेंगे सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान के साथ बंद होते हुए दिखे। सबसे ज़्यादा तेज़ी अगर आप देखेंगे अगर किसी सेक्टर में थी तो वो पीएसयू बैंकों में ही थी। कुछ नतीजों का इम्पैक्ट था। इसके अलावा मेटल, मीडिया, रियल्टी और फार्मा, ये कुछ ऐसे इंडेक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा उछलते हुए नजर आए हैं। और अगर आप गेनर्स की बात करें जो कि निफ्टी में सबसे ज़्यादा उछलते हुए नजर आए, तो उसमें आप देखेंगे श्रीराम फाइनेंस, जहाँ पे नतीजों का इम्पैक्ट था, ये सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले शेयरों में ऊपर था। अदानी एंटरप्राइजेस, आईसीआईसीआई बैंक और इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, विप्रो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि निफ्टी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन नीचे खींचने में जो स्टॉक्स काम कर रहे थे उसमें कोल इंडिया है, बजाज ऑटो है, एक्सिस बैंक जैसे आप हाईलाइट कर रहे थे, इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प और बीईएल, ये लूजर्स में शामिल थे जो कि निफ्टी को नीचे की ओर ड्रैग करते हुए नजर आ रहे थे। तो सर, नतीजों के बाद फिर पीएसयू बैंकों को खरीदें या फिर निजी बैंकों को? पीएसयू बैंक्स अगर आप देखेंगे तो नतीजों के बाद जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो काफ़ी शार्प देखने को मिल रहे हैं। चाहे आप इंडियन बैंक की बात करें या फिर बॉब की देखें, 10 साल में सबसे बेस्ट इन्होंने अपनी एसेट क्वालिटी रिपोर्ट करी है। पीएनबी के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे, रिएक्शन काफ़ी शार्प देखने को मिला था। तो उस लिहाज से ज़्यादा ग्रोथ की गुंजाइश या फिर ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश आपको पीएसयू बैंकों में नजर आ रही है? तो कुछ स्टॉक्स जो आप सुझाना चाहेंगे? देखो, पीएनबी ऑलरेडी मैंने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किया है। यहाँ पे मैंने बाइंग इनिशिएट किया है। 100 से लेके 94 ये रेंज हम लोगों ने सजेस्ट किया, तो वहां पे धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना चाहिए। पीएनबी के लिए अभी जो मेक और ब्रेक लेवल होगा वो 107 रुपए का होगा। अगर 107 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से एक मोमेंटम और हमें तेजी से देखने को मिलेगा। और दूसरा जो काउंटर, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो नीट एंड क्लीन एकदम फॉर्मेशन बना रहा है। 225 से लेके 230 ये जगह पे उसने एक बेस फॉर्मेशन बनाया है। कल अगर ये 250, 255 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर मेरे हिसाब से ये स्टॉक 300 से लेके 320 ये लेवल के लिए क्या हो सकता है, रेडी हो सकता है। बढ़िया स्टॉक है। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए नीचे में 230 रुपए के आसपास। कैश में पोजीशंस बनानी है, फ्यूचर्स ऑप्शंस में कोई भी पोजीशंस नहीं बनानी है, बैंक ऑफ बड़ौदा में और पीएनबी में। तो जब आप पीएनबी में कह रहे सर 94 से 100 की रेंज में खरीदना है, तो इसका भी स्टॉप लॉस बता दीजिए एक। स्टॉप लॉस हम लोगों ने 87।
ठीक है सर, तो पीएनबी में 87 का स्टॉप लॉस है। और बैंक ऑफ बड़ौदा की जहाँ तक बात है तो 250 255 पार हुआ तो 300 320 का लेवल भी आ जाएगा, लेकिन 230 रुपये का स्टॉप लॉस आप स्टॉक में ज़रूर मेंटेन कर लें, क्योंकि बाजार में बाउंस बैक ज़रूर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर वॉलिटिलिटी बढ़ती है तो आपको स्टॉप लॉस ही यहाँ पे काम आता हुआ नजर आएगा। एक बार सर पीएसयू बैंकों पर भी अपनी राय दे दीजिए, पीएसयू शेयरों में कहाँ खरीदारी करनी चाहिए, कहाँ बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ स्टॉक्स में ये जो कल बाउंस बैक आया मार्केट में, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पे बाउंस बैक काफ़ी अच्छा देखने को मिला था, शार्प रन अप आया है, कुछ शॉर्ट कवरिंग का फायदा था जो एफएनओ में स्टॉक्स हैं। और चाहे वो रेलवे में आप आईआरएफसी को देखें, हिंदुस्तान कॉपर देखें, एनबीसीसी, हुडको और एनएमडीसी, जहां पे केआईओसीएल के साथ इनकी मर्जर की बातचीत हो रही है, वो मैं आपसे बातचीत आगे करता हूं। लेकिन ये जो सिलेक्टिव पीएसयू स्टॉक्स जहां पे बाउंस बैक आ रहा है, उनको कैसे प्ले करें? देखो ये जो बाउंस बैक है आप उसमें फ्रेश बाइंग तो ना करें, लेकिन उछाल में देखें कि ये लेवल्स को सस्टेन कर रहा है क्या, और वहां पे देखिए अगर रिवर्सल अगर फिर से देखने को मिल रहा है तो वहां से एग्जिट करें। यहाँ पे फ्रेश बाइंग थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक दो दिन और हमें देखना पड़ेगा, भले आप 20 रुपए महंगा लो, लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट के बाद लेना सही रहेगा, क्योंकि हमें बहुत बार देखा है मार्केट में लगता है कि बॉटम बन गया है, लेकिन जब भी लगता है कि और कितना गिरेगा, मार्केट और अपना असली रंग दिखाना चालू कर देता है और तेजी से गिरना चालू कर देता है। तो वहां पे हमें अभी के लिए बाउंस जो आ रहा है वहां पे अगर आप पोजीशंस अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं या फिर बेस फॉर्मेशन का वेट करें, इन स्टॉक्स को थोड़ा सा अभी थोड़ा अवॉइड करें। ठीक है सर। और जैसे आप कह भी रहे हैं, ये जो बाउंस बैक आया है मार्केट्स में, जो एडवांस डिक्लाइन सुधरा भी है, उसमें मिड कैप्स का, स्मॉल कैप शेयरों का ज़्यादा हाथ है। तो कल का जो अगर आप एडवांस डिक्लाइन फेवर में आते हुए देख रहे हैं, उसमें छोटे मझोले शेयरों की ज़्यादा भागीदारी है, क्योंकि कल हमने देखा 1906 शेयर ऐसे थे जो कि चढ़कर बंद हुए, 931 शेयर ऐसे थे जो कि गिरकर बंद हुए। काफ़ी दिनों के बाद हमने देखा कि एडवांस डिक्लाइन एडवांसिस के फेवर में आता हुआ दिखा है। इसमें मिड कैप इंडेक्स आप देखिए 450 अंक चढ़ के बंद हुआ, और स्मॉल कैप इंडेक्स में ऑलमोस्ट 650 अंकों के आसपास की हमने बढ़त बनती हुई दिखी है। लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे, दोनों इंडाइसिस में जो गेंस हैं वो ज़्यादा बेटर आपको नजर आएंगे, क्योंकि 55,095 का इंटरडे लो बना था मिड कैप इंडेक्स में, वहाँ से करीब 650 अंकों के आसपास की रिकवरी देखने को मिली। और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी जो लो बना था 52,000 के नीचे का, वहाँ से 1,000 अंकों से ज़्यादा की जो रिकवरी है वो स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखने को मिली है। तो सर एनबीएफसीज खासतौर पे अगर आप देखेंगे, जो कि मिड कैप श्रेणी में ज़्यादा आपको स्टॉक्स नज़र आएंगे, इनके भी नतीजे आ रहे हैं, और इनके नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि एक मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला है। कुछ नतीजों पे पॉजिटिव रिएक्शन है, कुछ पे नेगेटिव है। पूना वाला फिनकॉप हुआ, श्रीराम फाइनेंस हुआ, ये स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए नजर आए थे नंबर्स के बाद, लेकिन नंबर्स के बाद आप देखेंगे तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जहाँ पे या तो कॉस्ट बढ़ रहे हैं या फिर इनकी एसेट क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रही है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि इनके जो रिएक्शंस हैं वो नेगेटिव साइड पे कल के सेशन में आते हुए देखे हैं। तो एनबीएफसी स्टॉक्स इन जनरल नतीजों के बाद आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं सर? देखो स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो चोलामंडल में हमारा सेल इनिशिएट था, तो पहले ही हम लोगों ने क्लाइंट्स को कहा था कि ये जो मोमेंटम दिख रहा है, जो वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो चुके थे, तो वहां पे हम लोगों ने पहले ही सेल इनिशिएट किया था। एसआरएफ में भी हम लोगों ने 3,600 3,550 ये लेवल के आसपास शॉर्ट इनिशिएट किया था, और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग का हमने राय दिया था। तो अभी के लिए थोड़ा सा इन स्टॉक से दूर रहे। चोलामंडल में अगर हम लोग देखेंगे और करेक्टिव मूव हमें देखने को मिलता है यहाँ से 1155 1160 ये लेवल के आसपास, तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज हम लोग देख सकते हैं 1100 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बढ़िया लेवल होगा जहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक बेस फॉर्मेशन बनाया था 3 जून के आसपास का, तकरीबन लो है इलेक्शन रिजल्ट के आसपास का, तो वो एक बढ़िया लेवल हो सकता है, उससे थोड़ा सा और नीचे वहां पे लिया जा सकता है स्टॉक, तो वो एक लेवल अच्छा हो। चलिए ठीक है, तो ये तो बात हुई एनबीएफसीज की और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की, जिसमें 1155 1160 के आसपास मिले, तो वहाँ पे आप चाहें तो एक बार डिप्स पे स्टॉक में ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन आज की तैयारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धनतेरस का दिन है, शुभ दिन माना जाता है, दिवाली के सेलिब्रेशंस आज से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको धनतेरस की तैयारी कैसे करनी चाहिए, चलिए उसी के ऊपर फोकस करते हैं।
धनतेरस के दिन सर अमूमन हम देखते हैं कि लोग सोना चांदी की खरीदारी करते हैं या फिर धातु होते हैं उनकी खरीदारी की जाती है ताकि घर में खुशियां आएँ, समृद्धि आए, क्योंकि लक्ष्मी जी के काफ़ी करीब समझे जाते हैं जितने भी धातु होते हैं या फिर सोना चांदी होते हैं। तो बड़ा सवाल हर किसी के मन में यही है कि सोना चांदी को खरीदा जाए या फिर ज्वेलरी शेयरों को खरीदा जाए, क्योंकि अगर आप रिटर्न्स वाइज देखेंगे, एक चार्ट या फिर एक ग्राफिक हमने आपके लिए तैयार किया है जिसमें पिछले 10 साल से धनतेरस से लेकर अगली धनतेरस तक किस तरह से सोने और चांदी में जो एक्शन है वो कैसा बना है वो हम आपके सामने रखिए। देखिए ये रिटर्न्स हैं आपके सामने, ये पिछले 10 साल में धनतेरस से धनतेरस तक सोने के रिटर्न हैं आपके सामने। पिछले 2 साल आप स्पेसिफिकली देखिए, एक तो 19-20 में आप देखेंगे 21 और 32% के रिटर्न बने थे। उसके बाद आप देखिए 2023 में 18% और 25 अक्टूबर तक के ये आंकड़े हैं वो दर्शा रहे हैं कि 31% के आसपास का जो रिटर्न है वो गोल्ड में देखने को मिला। 58,752 का भाव था पिछले साल धनतेरस पे और इस बार आप देखेंगे 78,200 का रेट आपको नजर आएगा। इसी तरह से चांदी के रिटर्न्स भी अगर आप देखेंगे तो आपको इससे और बेटर ही नजर आएंगे। खासतौर पर अगर आप वही 19-20 का साल देख लीजिए और 23-24 के आंकड़े आप देखिए, 2023 में 21.5% और अभी तक अगर आप अक्टूबर की बात करेंगे, अभी 25 अक्टूबर तक के जो आंकड़े हैं तो 38% के आसपास के जो रिटर्न्स हैं वो चांदी ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है। 1 लाख का आंकड़ा भी हमने पार होता हुआ दिखा था और 96,500 के हिसाब से ये नंबर्स आपके सामने कैलकुलेट किए गए हैं। तो ज़बरदस्त रिटर्न सर सोने चांदी में भी देखने को मिले हैं। आपकी क्या राय होगी सर, सोना चांदी खरीदें या फिर ज्वेलरी शेयर खरीद लीजिए? देखो मेरे हिसाब से सोना चांदी खरीदना चाहिए, लेकिन इस भाव के ऊपर नहीं, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट मार्केट ने दिया है गोल्ड में, अगर हम लोग देखेंगे तो 62,000 के ऊपर मार्केट ने एक ब्रेकआउट लिया था। उसके बाद 70,000 के आसपास ब्रेकआउट लिया था। तो वहां पे मेरे हिसाब से 80,000 मैक्स मैक्स मुझे लेवल यहाँ से लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ से करेक्टिव मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, तो हमें अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए सोना चांदी खरीदने के लिए। फिजिकल तो ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से थोड़ा सा क्या करें, दूरी बनाए रखें। थोड़ा सा अगर करेक्टिव मूवमेंट यहाँ पे मिलता है तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो। मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर लेने के बदले आप कुछ ज्वेलरी स्टॉक्स में ही क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई नाम सर सुझाना चाहेंगे आप ज्वेलरी क्षेत्र में, क्योंकि कल भी हमने देखा था टीबीजी में काफ़ी अच्छा रुझान बना था। देखो टीबीसी में एक लिया जा सकता है, लेकिन ये स्टॉक में कंफर्मेशन तभी हमें देखने को मिल सकता है कि जब ये काउंटर 290 ये लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है, तो यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। ये जो 2013 के बाद मतलब ऑलमोस्ट 10 साल का एरिया है, ये 10 साल के एरिया के ऊपर अभी ये सस्टेन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से 290 अगर ये सस्टेन होता है तो यहाँ से आप 270 ये स्टॉप लॉस के साथ बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। फिर इनिशियल लेवल के ऊपर पहला जो टारगेट होगा वो 340 350, और ये लेवल को क्रॉस कर देते हैं तो फिर आप स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें। फिर ये स्टॉक यहाँ से और भी 20 से 30% का मोमेंटम दिखा सकता है। ओके, ठीक है। तो ये तो बात हुई टीबीजी की, और इनफैक्ट सोना चांदी में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा आप वेट कर लीजिए। ज्वेलरी स्टॉक्स में रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है, और सोने चांदी में निवेश करने से पहले थोड़ा सा करेक्शन आ जाए तो आपके लिए शायद बेटर मौका हो सकता है। लेकिन सर जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है, वैसे तो नतीजों के ऊपर बाजार का ज़्यादा फोकस है, लेकिन उससे पहले कुछ न्यूज़ फ्लो भी है जो कि कुछ काउंटर्स को इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने देखा था कि ऐसी खबरें थी कि एनएमडीसी के साथ KIOCL एक और पीएसयू नेम है जिसका मर्जर हो सकता है, और जिस बीच हमने देखा कि एनएमडीसी में काफ़ी अच्छा रुझान कल के सेशन में बनता हुआ दिखा। हालांकि एनएमडीसी ने सफाई दी है कि उनको इस चीज़ को लेकर कोई जानकारी नहीं है, इस मर्जर को लेकर, लेकिन स्टॉक्स जरूर इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए नजर आ भी रहे हैं। एनएमडीसी कल 5% के आसपास की तेज़ी लेकर ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास जाकर बंद हुआ, और KICL में भी करीब 5% के आसपास का अप मूव था। दोनों शेयर पर आपकी राय सर, ये जो न्यूज़ फ्लो है उसके बीच में? देखो स्टॉक्स का फॉर्मेशन अगर हम लोग देखेंगे तो 200 से लेके 210 ये लेवल के आसपास मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट को टेस्ट किया है। तो अगर किसी को लॉन्ग भी जाना है तो ये स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा हायर लेवल के ऊपर। 245 से लेके 250 ये आपका इनिशियल लेवल का टारगेट होगा। 250 255 ये लेवल अगर ये सस्टेन कर देता है तो फिर इसमें स्टॉक में बड़ा रीडिंग देखने को मिलेगा एनएमडीसी में। लेकिन 210 ये लेवल अगर ये निकल जाता है तो यहाँ से मेरे हिसाब से फिर निकलना ही बेस्ट होगा। फिर ये स्टॉक में वीकनेस हमें 165 से लेके 160 ये लेवल तक हमें देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा अगर कुछ डीप मिलता है 220 के आसपास कल, वहां पे पोजीशंस बनाई जा सकती है 210 के स्टॉप लॉस के साथ।
ठीक है, 210 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। इसके नीचे जाने पर गिरावट बढ़ सकती है, लेकिन 220 के आसपास मिले तो फिर आप 250 255 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। अदानी ग्रुप में भी हम देख रहे हैं कि सर एक तरफ नतीजे आ रहे हैं कुछ कंपनियों के, न्यूज़ फ्लो का भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ओवर द वीकेंड हमने देखा था 2 खबरें थी। एक तो इन्होंने एक और सीमेंट स्पेस की कंपनी आईटीडी सीमेंटेशन, उसके अधिग्रहण की घोषणा की है, और उसके साथ साथ अदानी एनर्जी ने माफ़ कीजिए कीनिया में एक डील की थी, वहाँ की कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी है, उसे सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा अदानी पावर के नंबर आए, कल बाजार बंद होने के बाद 50% मुनाफा डिप हुआ है। अंबुजा सीमेंट के नंबर्स इनलाइन थे। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स के नंबर्स आज आने वाले हैं। तो पूरा अदानी ग्रुप भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आप ही कहाँ नज़र है सर, 10 स्टॉक्स हैं इस पूरे स्पेस में? देखो जनरली मैं इन स्टॉक्स में से दो ही स्टॉक्स को देखता हूँ, अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट, क्योंकि एफलो के काउंटर्स है तो वहां पे ज्यादा क्लाइंट्स होते हैं, तो उनको ही देखना मैं पसंद करता हूँ। तो कुछ लेवल से अडानी पोर्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो 1410 1420 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से इस स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहे बाइंग के लिए। और दूसरा अडानी एंटरप्राइज अगर कुछ लोअर लेवल के आसपास अगर मिलता है किसी कारण से, और थोड़ा सा इसमें डिप हमें देखने को मिलता है, तो लग रहा था कि ये 2500 के आसपास हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये स्टॉक ने मेंटेन किया है 2800 के आसपास। तो थोड़ा सा डीप अगर मिलता है, मार्केट ने एक गैप छोड़ा है ऑलमोस्ट 5 दिसंबर के आसपास, तो 2500 से लेके 2400 इस रेंज में अगर मिलता है, कुछ रिजल्ट खराब आते हैं तो वहां पे लिया जा सकता है काउंटर को, तो बढ़िया काउंटर है। और दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो एक स्टॉक अडानी पावर का, अडानी पावर 610 से लेके 620 एक काफी बड़ा सपोर्ट था, उस सपोर्ट को वायलेट किया है। जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से इसमें फ्रेश बाइंग अवॉइड करें। अडानी पोर्ट में 1410 1420 ये लेवल का वेट करें, यहाँ से अगर मोमेंटम दिखाता है बढ़िया बाय होगा। और अडानी एंटरप्राइज 2450 से लेके 2500 इस रेंज में अगर मिलता है, रिजल्ट खराब आता है या फिर कुछ और मार्केट गिरता है, तो आप वहां पे 2280 ये स्टॉप लॉस के साथ क्या कर सकते हैं, लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए, तो अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर, ये 3 स्टॉक्स हैं इस पूरे 10 शेयरों के पैक में से जिन पर आप नज़र रख सकते हैं, जिनके लेवल्स आपको यहाँ पे सुझाए भी गए हैं। कुछ ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स हैं सर, जिसमें पेटीएम हुआ, ओला इलेक्ट्रिक हुआ, अपने आईपीओ के बाद काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। वोडाफोन आइडिया में कल हमने देखा एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस बैक देखने को मिला है। तो ऐसे स्टॉक्स जो कि ट्रेडर्स के बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं, उन पर आपकी राय सर? खासतौर पर वोडाफोन आइडिया जो कि कल 8% ऊपर हुआ है बंद। देखो वोडाफोन आइडिया को मैं भी ट्रैक कर रहा था, मुझे भी लग रहा था कि ये 20 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ से एक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। एक्चुअली मैंने 4 रुपए के आसपास भी क्लाइंट को सजेस्ट किया था, तो लेकिन अभी देखो ये स्टॉक में ना लास्ट एक होप से 6 रुपए 50 पैसे के आसपास, वो अगर ब्रेक होता है तो ये स्टॉक फिर से वो 2 रुपए 3 रुपए वाला कैटेगरी में ये स्टॉक चल सकता है। तो अभी जिसको भी लेना है एक थोड़ा सा 6.5 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके, ज्यादा होप्स ना लगे स्टॉक में। ये स्टॉक में फिर से बड़ा मोमेंटम 10 रुपए 12 रुपए ये लेवल के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा, तभी इसमें देखने को मिलेगा। दूसरा चीज ओला इलेक्ट्रिकल में अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जैक्टली जो अभी खड़ा है स्टॉक, वो अपने आईपीओ डे का जो लिस्टिंग था उसी जगह पे अभी ये खड़ा है। तो जिनको भी कॉन्ट्रा प्लान करना है 75 से लेके 78 ये लेवल के आसपास आप बाइंग कर सकते हो। 72 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। कॉन्ट्रा बेटे बड़ा क्वांटिटी नहीं प्लान करना है, यहाँ से एक हल्का डेड कैट बाउंस हमें देखने को मिल सकता है 90 से लेके 92 रुपीज ये लेवल पे। ठीक है, तो 90 से 92 तक ये स्टॉक जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो ओला इलेक्ट्रिक में आप 75 से 78 की रेंज में खरीदारी कर सकते हैं। और सर तीसरा नाम पेटीएम का है, हालांकि कल ये गिरकर बंद हुआ है, इस पर भी ट्रेडर्स का बहुत रुझान रहता है, इस पर भी अगर आप राय दे सकें। तो देखो पेटीएम में अगर हम लोग देखेंगे तो एक गैप वाला एरिया है 760 के आसपास, और दूसरा है 800 के आसपास। ये जब तक अच्छी तरीके से क्रॉस नहीं होते तब तक मेरे हिसाब से स्टॉक में बाइंग अवॉइड करना चाहिए। नीचे में इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ 650 ये लेवल के आसपास मिलता है, तो 610 ये स्टॉप लॉस के साथ आप क्या कर सकते हो, बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन ये नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है वो अगर बड़ा ब्रेकडाउन कर देता है 610, ये आपका स्टॉप लॉस होना ही होना है। 650 के आसपास आप इसमें क्या कर सकते हो, लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो।
ठीक है, आरआईएल पर भी आपकी राय दीजिए सर। इस पर भी हमने देखा है कि बोनस का एडजस्टमेंट कल के सेशन में हुआ 1:1 बोनस का, और क्या उसके बाद आपकी खरीदारी करने की राय होगी, क्योंकि कल जब बोनस का एडजस्टमेंट हुआ उसके बाद से शेयर में लोअर लेवल से खरीदारी देखने को मिल रही थी। देखो रिलायंस को मैंने एक एक्यूमुलेशन जोन है उसका 1270 से लेके 1250 अभी एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो वहां पे बाइंग का जोन बन सकता है। आप वहां पे 1200 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस बना के चल सकते हो। क्योंकि अगर हम लोग जनवरी के आसपास अगर हम लोग देखेंगे तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया था। 2550 2570 ये लेवल को उसने क्रॉस किया था। और वहां से ऑलमोस्ट स्टॉक ने एक 20-22% का एक रैली दिखाया था, तगड़ा मोमेंटम वहां पे देखने को मिला था। तो वीकली चार्ट को ब्रेकआउट करने के बाद फर्स्ट टाइम ये स्टॉक कैसे क्या करने आ रहा है, लेटेस्ट करने आ रहा है। तो 1200 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा डीप मिले 1270 1250 ये लेवल उसके लिए काफी अच्छे है। अभी हड़बड़ाहट में ऐसा ना करे कि एक दो दिन का उछाल मार्केट में आ गया तो वहां पे बाइंग करे, लेवल्स आएंगे। तब भी हम लोग कह रहे थे रेलवे स्टॉक से दूर रहे। 26,000 मार्केट एक कभी भी मार्केट में फॉल हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी भले ही 10% गिरा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं वहां पे 40% 50% का कट हमें देखने को मिल रहा है। तो अंधा बुल कभी भी नहीं बने और बियर भी कभी नहीं बनना चाहिए। लेवल्स के हिसाब से हमें काम करना चाहिए बस। ठीक है, तो लेवल्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आपको मार्केट में कभी भी ट्रेड करना चाहिए। एक तरफा बुल या फिर बियर यानी कि तेज़ी और मंदी आपको नहीं करके चलनी चाहिए। लेवल्स को ज़रूर रिस्पेक्ट करके चलें। 1270 से 50 की रेंज में आप आरआईएल को खरीदारी करें, वो लेवल्स आपके लिए बेस्ट होंगे। नतीजों की बात कर लेते हैं सर। नतीजों का सीज़न ज़ोरों शोरों पे है, और नतीजों के इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो इंडिगो 2 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ ये कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई। उसका रिएक्शन हमने कल आता हुआ देखा। आईओसी का मुनाफा 99% डिप होता हुआ दिखा है, उसका रिएक्शन कल आईओसी के स्टॉक में दिखा। इसके अलावा बीएचईएल सरप्राइजिंगली ये कंपनी ब्लैक में यानी कि मुनाफे में आती हुई दिखी है, तो उसका एक शार्प रिएक्शन ऊपर की ओर देखने को मिला। पीएनबी, फर्स्टसोर्स, नीलकमल, अरविंद, ये तो 3-4 स्टॉक्स और हैं जिनके नंबर्स अच्छे आए थे, और इनमें हमने 20% तक का अप मूव इंट्राडे में नतीजों के दम पर ही बनता हुआ देखा भी है। तो ऐसे स्टॉक्स जहां पे काफ़ी वाइल्ड मूव्स आ रहे हैं सर नतीजों के बाद, कोई स्टॉक जो आपने देखा हो जहां पे अभी भी कुछ पोजीशंस बनाई जा सकती हूँ? देखो बीएचईएल में अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पे एक एरिया है नीचे की साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो 210 से लेके 208 ये एरिया है। तो वहां पे एक पोजीशंस बनाई जा सकती है। ये जो मूवमेंट आया है अगर यहाँ से थोड़ा और नीचे मिलता है तो 190 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये परफेक्ट बाय हो सकता है। हायर लेवल से अगर हम लोग देखेंगे तो ये 35 से लेके 38% कलेक्शन भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये लेवल अट्रैक्टिव लेवल हो सकती है पीएचई के लिए। ठीक है, तो इस लेवल पे आप चाहें तो बीएचएल में खरीदारी करके चल सकते हैं। एक सर इंडिगो पे भी अपनी राय दे दीजिए, क्योंकि इंडिगो के शेयर में हमने देखा है कि 5,000 के ऊपर का हाई बनता हुआ दिखा था, उसके बाद अब 4,000 के जो लेवल्स हैं वो भी ब्रीच होते हुए देखे थे। कल इंटरडे में 6 महीने के निचले स्तर पर स्टॉक पहुंचता हुआ दिखा था। इंडिगो में लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत है, कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि एक वन ऑफ क्वार्टर था, यहाँ पे अच्छा मौका है खरीदारी करने का। लेवल्स के हिसाब से सर क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ पे खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं? देखो अगर आप मुझे फ्रेश बाइंग के लिए पूछोगे तो मेरे लिए सीधा लेवल जो ओपन हो रहा है वो 3,300 के आसपास का, जहां से उसने एक ब्रेकआउट दिया था वही लेवल मेरे हिसाब से ओपन होगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर आता है तो 3,000 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से इंडिगो में थोड़ा सा दूरी बनाए रखे, क्योंकि ऊपर में भी इसने जो गैप एरिया छोड़ा है 4,200 के आसपास, तो वो रेजिस्टेंस लेके फिर से मार्केट में एक यूटर्न हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि क्रूड थोड़ा सा नीचे आया है, इस वजह से थोड़ा सा इसमें एक बेनिफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कुछ लेवल्स अच्छे होंगे तो लेने के लिए वो 3,250 3,300 ये लेवल इंडिगो के लिए बेस्ट लेवल होंगे। क्योंकि भाव अगर यहाँ पे मिलते हैं तो डर भी कम लगता है। अभी ऐसा माहौल है लोगों ने हायर लेवल के ऊपर लिया है और इतना डर है कि मार्केट खत्म हुआ है ऐसा ही लग रहा है। सिर्फ करेक्शन 8% हुआ है निफ्टी में, उससे ज्यादा भी नहीं हुआ है। सोचो अगर ये बाजार 21,000 दिखा तो क्या हो सकता है। तो वेट करें, लोअर लेवल के हिसाब से लोअर लेवल में लेते हैं तो रिलैक्स आप रह सकते हैं। सर 5,000 के लेवल के हिसाब से देखें तो 20% का करेक्शन ऑलरेडी इंडिगो में हो चुका है, और आप कह रहे हैं कि 3,300 के आसपास खरीदे, तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास इन लेवल से भी और गिरने की गुंजाइश है इसमें?
देखो चांसेस तो कम है, लेकिन अगर कुछ यहाँ पे मोमेंटम और देखने को मिल सकता है, अगर ये 4200 को रेजिस्टेंस लेके फिर से अगर गिरना चालू कर देता है। लेकिन इसमें और एक कैश अगर हम लोग कर सकते हैं कि 4000 से लेके 3950, 3900, ये 100 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेशन करके फिर अगर ये 4000 के ऊपर अगर ये निकलता है, तो वहां पे हम लोग बाइंग करके चल सकते हैं 3850 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंडिगो में बाइंग करके चल सकते हो। फिर हम लोग पहला जो टारगेट होगा वो 4250, फिर 4250 को ब्रेकआउट करने के बाद 4400 के आसपास हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर करना होगा तो वो एक बेस्ट एरिया हो सकता है आपका। चलिए ठीक है सर, तो आप कह रहे हैं कि अगर 3900 से 4000 के बैंड में कंसोलिडेट करने के बाद 4000 का लेवल पार करता है, ब्रेकआउट होता है, फिर आप चाहें तो इसमें फ्रेश खरीदारी कर चल सकते हैं। अदरवाइज डिप्स का वेट करें 3300, वो ऐप लेवल होगा, भले ही वो काफ़ी नीचे है, जहां पे आप फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं। कुछ और नतीजे जो कि आज के सेशन में मार्केट में आते हुए दिखेंगे, बड़े नाम में अगर आप देखेंगे तो मारुति सबसे बड़ा स्टॉक है जिसके नंबर्स आने वाले हैं, सिप्ला, मैरिको, वोल्टास, एसबीआई कार्ड्स, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, क्योंकि 100 से ज़्यादा कंपनियां जिनके नंबर्स आज के सेशन में आते हुए दिखेंगे। इसमें अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स की बात हमने ऑलरेडी कर ली, कैनरा बैंक की भी बात हो चुकी है। ये कुछ स्टॉक सर, मैरिको हुआ, एसबीआई कार्ड्स, वोल्टास, या फिर दीपक फर्टिलाइजर जिसमें हमने पिछले हफ्ते काफ़ी अच्छा मूव बनता हुआ दिखा है, इन पर आपकी राय सर? चार्ट वाइज कोई पोजीशन बनाने लायक सिचुएशन बन रही है अभी? देखो मारुति में हम लोगों ने थोड़ा 12700, 12600 के आसपास एक शॉर्ट इनिशिएट किया था। लेकिन नीचे में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से करेक्टिव मूवमेंट अगर कुछ देखने को मिलता है 12700, 12800 के आसपास, तो 10,700 से लेके 10,800 ये लेवल के आसपास अगर मारुति देखने को मिलता है, तो 10,500 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। दूसरा जो अभी आपने पूछा दीपक फर्टिलाइजर, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दीपक फर्टिलाइजर में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अपने हाईस को क्या करने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। 1100 से लेके 1130 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। फ्लैट ओपन होके अगर यहाँ से मोमेंटम दिखाता है तो ये बढ़िया काउंटर होगा। फिर यहाँ से स्टॉक 1300 से लेके 1350 ये लेवल तक देखने को मिल सकता है। फ्लैट ओपन होना चाहिए, गैप अप ओपन होता है और उसके बाद वो चेस ना करे। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखे 1080 के आसपास का, मतलब 40-50 पॉइंट का ही आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में ब्रेकआउट का वेट करें। ठीक है, अगर ब्रेकआउट होता है दीपक फर्टिलाइजर में, 1300 तक के जोन्स आते हुए नजर आ सकते हैं। 1080 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। गैप अप खुलता है तो आपको अवॉइड करना है, फ्लैट खुलना चाहिए, उसके बाद आप चाहें तो इसमें खरीदारी इनिशिएट करके चल सकते हैं। सर आप वैसे तो काफ़ी कॉशियस साउंड कर रहे हैं, ऊपरी लेवल से आप कह रहे हैं कि लेवल्स को बहुत ध्यान से देखना होगा, 24,500 निफ्टी में और 51,500 बैंक निफ्टी में। क्या इन लेवल्स पर कोई स्टॉक्स आपने ऐसे भी आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे फ्रेश बाइंग की जा सकती हो, जहाँ पे आप हमारे दर्शकों को खरीदारी करने की सलाह देंगे, जहाँ पे ये जो दिवाली का शुभ हफ्ता है वहाँ पे पैसा बनता हो दिखे, या फिर शॉर्ट टर्म में ही? देखो मेरे हिसाब से मुझे दो स्टॉक पसंद आ रहे हैं। पहला है टाइटन का। टाइटन में अगर हम लोग देखेंगे तो 3300 एक इंपॉर्टेंट रेंज है। लोअर साइड में 3250 को मार्केट ने कल के सेशन में बचाया है। तो अगर टाइटन 3300 ये लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है, तो पहला जो टारगेट हमारा होगा वो 3350 से लेके 3370 ये लेवल का होगा। इस लेवल को भी क्रॉस कर देता है तो फिर ये स्टॉक 3500 तक चल सकता है। नीचे में स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 3270 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है इसका। अगर ये लेवल अगर ब्रेक डाउन कर देता है स्टॉक, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा जो काउंटर है वो होगा सन टीवी का। सन टीवी में अगर हम लोग देखेंगे तो 710 से लेके 720 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की हम लोग कोशिश करेंगे। 730 से लेके 732 इस रेंज में लेना है, 32 के आसपास। 720 हमारा स्टॉप लॉस होगा। इनिशियल लेवल के ऊपर 760 ये टारगेट होगा। 760 के ऊपर सस्टेन होता है तो स्टॉप लॉस 750 का करें। फिर ये स्टॉक में 810, 820 ये लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। कोई भी पोजीशन फ्यूचर्स ऑप्शंस में ना बनाए, मार्केट वोलेटाइल रह सकता है। आप जितना रिस्क कम ले सकते हो, उतना आपको क्या करना है, कम लेना है। क्योंकि टारगेट स्टॉप लॉस चेंज हो रहे हैं। परसों की हमने इंडसइंड बैंक को रेकमेंड किया था, एक 15 से लेके 20 रुपए के आसपास हमने पोजीशंस को एग्जिट किया, और दूसरे दिन पता चला उसमें एक लोअर सर्किट लग गया। मतलब ऑलमोस्ट 17 से लेके 18% का एक फॉल हमें देखने को मिला। तो ये चीज है, तो इस वजह से थोड़ा सा एफएनओ में शांति से दूर रह के इंट्राडे पोजीशंस ही बनानी चाहिए। कैश में आप पोजीशंस हल्की लेके चल सकते हैं।
ठीक है, कैश में पोजीशंस बनाएं, हल्की रखें अपनी पोजीशन को। मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, ये जो बाउंस बैक है इस पर ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। लेवल्स को आप बहुत ध्यान से कीनली वॉच करके चलें। सर, ये जो स्टॉक्स है जिनके लेवल्स जो आपने बताएं टारगेट के, ये कब तक आते हुए नजर आएंगे, क्या व्यू लेके चलना है? देखो मेरे हिसाब से मुहूर्त ट्रेडिंग तक आने चाहिए और अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है अगर ये लेवल क्लियर होते और इस लेवल के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्ते थे। चलिए ठीक है सर, तो सन टीवी और उसके साथ साथ टाइटन, इन दोनों स्टॉक्स में मुहूर्त ट्रेडिंग तक, यानी कि दिवाली के दिन जो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है शाम को 6 से 7 बजे होनी है 1 तारीख को, वहाँ तक ये स्टॉक्स के जो लेवल्स हैं वो अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कोई डिस्क्लोजर जो आप जाने से पहले शेयर करेंगे? नहीं, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं क्लाइंटों की पोजीशंस हो सकती है, मेरा पर्सनली कोई भी होल्डिंग नहीं है इन स्टॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश यू वेरी गुड डे सर। तो क्या खरीदे क्या बेचे को यहीं पे समेटते हैं, लेकिन सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में जुड़ना मत भूलिएगा। चलते बाजार में आपके मन में कोई भी दुविधा, कोई सवाल हो तो आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे यूट्यूब पेज पर। मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ते हैं, खास कार्यक्रम लेके आते हैं जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर चर्चा होती है, ग्लोबल मार्केट्स का पूरा एक्शन समझते हैं और आपको बाजार में किन सेक्टर स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए उसके ऊपर सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच में बातचीत होती है, सोमवार से शुक्रवार। तो क्या खरीदे क्या बेचे को यहीं पर समेटते हैं। धनतेरस का दिन है, एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं ये हफ्ता, पूरा हफ्ता ही आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, शुभ होगा, प्रॉफिटेबल होगा और आपके पोर्टफोलियो में भी जो चमक है मुनाफे की वो दमदार, बहुत ही मजबूत देखने को मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।